बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर्स, यानी किडनी का कैसे प्रॉब्लम होता है, ठीक है, और उसके साथ साथ इसका इलाज कैसे पॉसिबल है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। अनयूजुअल सिचुएशन में अराइज इन द फंक्शन ऑफ किडनी। अब किडनी का जो फंक्शन है, अब उसके अंदर अनयूजुअल सिचुएशन अराइज हो सकते हैं, यानी किडनी जो नॉर्मल काम परफॉर्म कर रहा है उसका काम नॉर्मल नहीं रहता है, उसकी वजह से सिचुएशन अराइज होती है, वो अनयूजुअल सिचुएशन होती है। अब ये अनयूजुअल सिचुएशन अराइज होगी बाय फैक्टर्स ओरिजिनेटिंग। अब वो फैक्टर्स ओरिजिनेट होंगे विद इन द किडनी एंड आउटसाइड ऑफ किडनी। ये जो फैक्टर ओरिजिनेट होंगे विद इन द किडनी एंड आउटसाइड ऑफ किडनी, ये क्या करेंगे, दीज काज सीरियस किडनी डिजीजेस। इसकी वजह से सीरियस किडनी डिजीजेस पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। अब ये सीरियस किडनी डिजीजेस किसकी वजह से हो सकती है, किडनी स्टोन्स की वजह से। ये किडनी स्टोन्स किडनी के अंदर बन सकता है, यानी यूरेटर के अंदर, पेल्वस के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। अब इस किडनी स्टोन ने यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन करनी है, यानी यूरिन को जो आगे जा रहा है उसमें रुकावट बना देनी है, जिसकी वजह से किडनी के अंदर पेन भी हो सकती है और उसके साथ साथ सीरियस कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शंस भी बन सकते हैं। देख लेते हैं। स्टोनी मटेरियल्स आर फाउंड इन द किडनी एंड दीज काज यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। अब ये स्टोनी मटेरियल किडनी के अंदर है और यही काज बन रहा है किसका, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन का, यानी यूरिन के अंदर रुकावट बनेगा, ठीक है। यूरिन को आगे फॉरवर्ड करने में ये किडनी स्टोन क्या है, रुकावट बनेगा। दे आर जनरली कॉम्प्लिकेटेड बाय इन्फेक्शन, और ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है किसका, इन्फेक्शन का, और उस इन्फेक्शन के बाद बहुत ज्यादा किडनी में पेन भी हो सकती है। अब दीज स्टोन्स हैव स्पेसिफाइड केमिकल नेचर। अब वो जो स्टोन बना था किडनी के अंदर, अब इसकी स्पेसिफाइड केमिकल नेचर हो सकती है, वो क्या है, हाइपर कैल्सीमिया भी हो सकती है, हाइपर ऑक्सालोरिया भी हो सकती है, हाइपर ऑक्सालोरिया भी हो सकती है, हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर मीन होता है हाई, कैल्सीमिया मीन होता है कैल्शियम। ब्लड के अंदर हाई कैल्शियम लेवल जो हो जाएगा उसे हाइपर कैल्सीमिया कहेंगे। हाइपर ऑक्सालोरिया, अगर हम बात करें, हाइपर मीन होता है हाई, ऑक्सालोरिया का ऑक्सालेट से लिया गया है। अब ब्लड के अंदर हाई ऑक्सालेट हो जाएगा तो के साथ साथ कैल्शियम ऑक्सालेट की क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाएगी ब्लड में, तो उसको क्या कहेंगे, हाइपर ऑक्सालोरिया। देखिए, हाइपर कैल्सीमिया, हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग कैल्शियम इन ब्लड। अब हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग कैल्शियम इन ब्लड के, यानी ब्लड के अंदर हाई लेवल सर्कुलेटिंग कैल्शियम हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर ऑक्सालोरिया, अगर हम बात करें, हाई ब्लड लेवल ऑफ ऑक्सालेट इज अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सालेट। जब हाई ऑक्सालेट हो जाएगा दूसरे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर के जरिए ये कैल्शियम ऑक्सालेट बना देगा, यानी कैल्शियम ऑक्सालेट की क्रिस्टल बन जाएंगे, उसके बाद स्टोन बन जाएगा। अब ये इसके क्या सबब हो सकते हैं, ये क्यों बन रहा है, इसमें हम ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं, उसकी वजह से कैल्शियम और ऑक्सालेट ब्लड के अंदर हाई हो जाता है। ये देख लेते हैं। देखें, ऑक्सालेट आर प्रेजेंट इन ग्रीन वेजिटेबल्स एंड टोमाटोज। जब ग्रीन वेजिटेबल और टोमाटोज वगैरह हम खाते हैं तो उसकी वजह से ऑक्सालेट क्या है, हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है। कैल्शियम ऑक्सालेट टाइप, अगर वो वही जो ऑक्सालेट है वो दूसरे फैक्टर के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्सालेट बनाता है। ये कैल्शियम ऑक्सालेट किसका सबब बनता है, स्टोन का। अगर हम बात करें कि ये कैल्शियम ऑक्सालेट कितने परसेंट किडनी प्रॉब्लम्स बना रहा है, वो 70%। देखें, कैल्शियम ऑक्सालेट टाइप्स स्टोन्स और 70% ऑफ ऑल द किडनी स्टोन। अगर हम तमाम किडनी स्टोन्स की बात करें, उन तमाम किडनी स्टोन में से 70% जो किडनी स्टोन बनेगा वो कैल्शियम ऑक्सालेट की वजह से बनेगा। ये कैल्शियम ऑक्सालेट किधर से आता है, टोमाटोज और ग्रीन वेजिटेबल से। other types of other types of stones of calcium phosphate। अब कैल्शियम फास्फेट एंड यूरिक एसिड। अब कैल्शियम फास्फेट 15% किडनी प्रॉब्लम्स का सबब बनता है, यानी किडनी स्टोन्स का 15% कैल्शियम फास्फेट बनता है, 10% किडनी स्टोन्स का कौन बनता है, यूरिक एसिड। दीज सॉल्ट्स और प्रेसिपिटेटेड आउट ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन। अब ये जो सॉल्ट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, यानी इनकी क्रिस्टल बन जाती है किस कब, यूरिन फॉर्मेशन के दौरान, एंड एकोमुलेट लेटर, और उसके साथ साथ ये एकोमुलेट हो जाते हैं, यानी इकट्ठे होते रहते हैं, तो क्या बना देते हैं, स्टोन बना देते हैं। वही स्टोन क्या है, किडनी स्टोन।
लिथोट्रॉप्सी, अगर किडनी स्टोन बन चुका है उसका क्योर कैसे किया जा सकता है, उसका क्योर करने के लिए लिथोट्रॉप्सी पॉसिबल की जा सकती है। देखें, द किडनी स्टोन हैव बीन रिमूव्ड बाय किडनी सर्जरी। अब ये जो किडनी स्टोन बन चुका है, किडनी ने क्या है मुकम्मल तौर पर काम करना स्टार्ट कर दिया, तो उसको रिमूव किया जाएगा किडनी सर्जरी के जरिए। उसमें क्या किया जाएगा, लिथोट्रॉप्सी इज यूज फॉर नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन। ठीक है, अगर हम बात करें कि लिथोट्रॉप्सी यूज की जाएगी नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन। ठीक है, अब किडनी मुकम्मल तौर पर काम करना बंद कर दिया, उसको सर्जरी के जरिए रिमूव कर दिया जाएगा, यानी ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। अगर आपने लिथोट्रॉप्सी यूज करनी है, वो नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन होगा, यानी किडनी को सर्जरी के जरिए रिमूव नहीं किया जाएगा, बल्कि कोई भी वेव शॉक वेव होगी, उनके जरिए किडनी के स्टोन का क्योर किया जाएगा। अब देखें, इट इज द टेक्निक यूज टू ब्रेक अप स्टोन। अब ये टेक्निक है जो ब्रेक करती है स्टोन को, दैट फॉर्म इन द किडनी, जो किडनी के अंदर बन चुका था। अब वो किडनी के अंदर भी स्टोन हो सकता है, यूरेटर या गॉल ब्लैडर। अब ये जो टेक्निक है, यानी किडनी को ब्रेक करेगी, वो किस तरह करेगी, द मोस्ट कॉमन इज एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रॉप्सी। इसके अंदर एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रॉप्सी अप्लाई जाएगी। ये एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव क्या हैं, ये हैं एक्सरे या अल्ट्रासाउंड, कोई भी एक्सरे से हो सकती हैं, अल्ट्रासाउंड हो सकती हैं, या वेव शॉक रेज हो सकती हैं। ये देख लेते हैं, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्सरे और अल्ट्रासाउंड आर डायरेक्टेड फ्रॉम ए मशीन आउटसाइड द बॉडी टू द स्टोन इनसाइड। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव क्या है, एक्सरेज या अल्ट्रासाउंड है, ये आउटसाइड ऑफ बॉडी से क्या है, किडनी के अंदर इंसर्ट की जाती हैं। अब इन्होंने हिट करना है वो पॉइंट को जिधर किडनी स्टोन है। द शॉक वेव्स ब्रेक द स्टोन इन टीनी पीसेस। अब यही जो शॉक वेव है, ये क्या है, किडनी स्टोन को क्या है, ब्रेक कर देंगी, कन्वर्ट कर देंगी टीनी पीसेस के अंदर, और इनटू सैंड या सैंड लाइक स्ट्रक्चर में, विच आर पास्ड आउट ऑफ द बॉडी इन यूरिन। अब यही जो टीनी पीसेस हैं या सैंड लाइक स्ट्रक्चर है, ये पास आउट हो जाएगा बॉडी से, ये किसके जरिए, यूरिन के जरिए। अब किडनी के अंदर जो किडनी स्टोन बन चुका था, उसको लिथोट्रॉप्सी के जरिए हमने रिमूव करना है। ये लिथोट्रॉप्सी के अंदर शॉक वेव्स हैं, वो शॉक वेव्स क्या हैं, एक्सरेज हैं या अल्ट्रासाउंड, ये आउटसाइड ऑफ बॉडी से किडनी के अंदर इंसर्ट की जाती हैं। जब ये किडनी के अंदर इंसर्ट करेंगी तो ये किडनी स्टोन को हिट करेंगी, हिट करने के बाद इसको छोटे छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट कर देंगी। वो छोटे छोटे पीसेस सैंड लाइक स्ट्रक्चर में होंगे। अब ये जो छोटे छोटे पीसेस हैं, ये यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर रिमूव कर दिए जाएंगे। रीनल फेलियर, अगर हम बात करें रीनल फेलियर की, वेरियस फैक्टर ऑफ पैथोलॉजिकल एंड केमिकल नेचर में प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉय द नेफ्रॉन। अब पैथोलॉजिकल एंड केमिकल नेचर जो है, ये क्या है, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं नेफ्रॉन के किस पार्ट को, ग्लोमेरुलर पार्ट को। अगर पैथोलॉजिकल की बात करें, इसमें पैथोलॉजिकल के अंदर पैथोलॉजी की स्टडी की जाती है। पैथोलॉजी में क्या होता है कि डिजीज के इन्फेक्शन और काजेस, उसमें उसकी स्टडी की जाएगी। ये पैथोलॉजिकल एंड केमिकल नेचर के जरिए जो नेफ्रॉन डिस्ट्रॉय हो रहा है, नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट, ग्लोमेरुलर पार्ट, उसके क्या सबब हो सकता है कि उसके जरिए यानी यूरिया और नाइट्रोजनस वेस्ट प्लाज्मा लेवल के अंदर इंक्रीज हो जाएंगे। जब ग्लोमेरुलर पार्ट डिस्ट्रॉय होगा तो प्लाज्मा लेवल के अंदर यूरिया और उसके साथ साथ अदर नाइट्रोजनस वेस्ट का लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा और उसके साथ साथ अनीमिया की बीमारी हो सकती है। देख लेते हैं, वेरियस फैक्टर ऑफ पैथोलॉजिकल एंड केमिकल नेचर में प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉयड। अब ये दोनों पैथोलॉजिकल एंड केमिकल नेचर क्या है, ये प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉय करते हैं नेफ्रॉन को, पार्टिकुलरली इट्स ग्लोमेरुलर पार्ट। मखसूस इसका कौन सा हिस्सा, ग्लोमेरुलर पार्ट। ग्लोमेरुलर पार्ट के अंदर फिल्ट्रेशन पॉसिबल होती है। दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन द प्लाज्मा लेवल। अब इसके जरिए प्लाज्मा लेवल इंक्रीज हो जाएगा। प्लाज्मा लेवल किसके, प्लाज्मा लेवल ऑफ यूरिया एंड अदर नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी प्लाज्मा के अंदर यूरिया और अदर नाइट्रोजनस वेस्ट का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। द राइज इन यूरिया causes complication of increase in blood pressure। अब ये जो यूरिया राइज हो चुका है, ये कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज करेगा, यानी बीमारियां इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो जाएगा और उसके साथ साथ अनीमिया यानी खून की बीमारी हो सकती है। अब
अब ये जो किडनी प्रॉब्लम हो चुका है, अब इसको डायलिसिस के जरिए हम क्या है क्योर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये डायलिसिस कैसे पॉसिबल होता है, देखिए, टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट पार्टिकुलरली द यूरिया। अब डायलिसिस क्या करेगा, रिमूव करेगा नाइट्रोजनस वेस्ट, मखसूस तौर पर क्या है, यूरिया। द ब्लड ऑफ द पेशेंट इज ट्रीटेड थ्रू डायलिसिस। अब ये जो ब्लड, पेशेंट का जो ब्लड है उसको ट्रीट किया जाएगा किसके जरिए, डायलिसिस, डायलिसिस मशीन है उसके जरिए। इट्स क्लीन द ब्लड एदर बाय पासिंग इट थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी। अब ये जो डायलिसिस है ये आर्टिफिशियल किडनी भी हो सकती है, और उसके साथ साथ बाय फिल्टरिंग इट सॉरी, बाय फिल्टरिंग इट विद इन द abdomen, और उसके साथ साथ abdomen के अंदर भी फिल्टर किया जा सकता है ब्लड। अब ठीक है, अब डायलिसिस के अंदर है ब्लड को क्लीन करना है, यानी नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना है किसके जरिए, आर्टिफिशियल किडनी के जरिए, और उसके साथ साथ वही ब्लड को फिल्टर करना है किसके अंदर, abdomen के अंदर। ये आर्टिफिशियल किडनी और abdomen के अंदर ब्लड कैसे फिल्टर करना है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। अब किडनी ट्रांसप्लांट अगर एक किडनी है मुकम्मल तौर पर काम करना छोड़ चुका है, तो उस किडनी को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है नॉर्मल किडनी के साथ। देखें, डायलिसिस में भी यूज्ड एज टेम्परेरी मेयर्स। अब डायलिसिस जो का तरीका जो अपनाया जाता है, ये फर्जी तौर पर अपनाया जाता है इन हाई डिग्री रीनल फेलियर। अब जब हाई डिग्री रीनल फेलियर हो चुका है, यानी किडनी ने मुकम्मल तौर पर काम करना छोड़ दिया है, उसको क्या कहेंगे, यूरेमिया। और एंड स्टेज रीनल डिजीजेस। अब ये जो एंड स्टेज है रीनल डिजीजेस की, यानी इस स्टेज के बाद किडनी का इलाज नहीं किया जा सकता, यानी वो किडनी को नॉर्मल फंक्शन में नहीं लाया जा सकता। द डायलिसिस कैन नॉट बी डन। इसमें डायलिसिस क्या है कि कैन नॉट बी डन, यानी डायलिसिस नहीं हो सकता है इस सिचुएशन में, यानी हाई रीनल फेलियर ऑफ किडनी को यूरीमा कहेंगे, इसमें डायलिसिस पॉसिबल नहीं है। सर्जिकल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैचिंग डोनर किडनी is the only only option left for as the permanent treatment। अब इसमें परमानेंट अगर ट्रीटमेंट करना है तो आपने डोनर का जो किडनी है उसको मैच करना है रेसिपिएंट के साथ। अब वो किडनी जो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा है उसका क्या है, ट्रांसप्लांट कर देना है। ये देखिए आपने ये डोनर फंक्शनिंग किडनी, ये डोनर फंक्शनिंग किडनी इधर से रिमूव कर लिया है। रिमूव करने के साथ इसको इसके साथ मैच कर लिया है, ठीक है, मैचिंग कर लिया किडनी का। अब ये जो दोनों किडनीज हैं, देखिए किडनी ट्रांसप्लांट हो कर रहे हैं, अब ये दोनों किडनी क्या है, ये काम नहीं कर रहे। रेसिपिएंट नॉन फंक्शनिंग किडनीज हैं, ये रेसिपिएंट के हैं जो रिसीव कर रहा है कि नॉन फंक्शनिंग किडनी। अब इधर से एक किडनी रिमूव कर दिया जाएगा, अब ये नॉर्मल जो किडनी है इधर ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। अब ये जो नॉर्मल किडनी है टोटली यूरिन जो हो है उसकी क्या फिल्ट्रेशन करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, ये नहीं, ये रेसिपिएंट भी नॉर्मल फंक्शनिंग परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। और इस बंदे के अंदर, डोनर के अंदर जो एक किडनी रह चुका था, वो एक किडनी भी क्या है अपना काम कर सकता है, यानी नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सकता है यूरिनरी सिस्टम के। इस तरह डोनर और रेसिपिएंट दोनों नॉर्मल काम, यानी दोनों के अंदर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ किडनी स्टार्ट हो चुकी है। टाइप्स ऑफ डायलिसिस, अगर हम बात करें किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, यानी अगर किडनी का क्योर पॉसिबल है तो वो देयर आर टू टाइप ऑफ डायलिसिस है, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। सबसे पहले हम देख लेते हैं हीमोडायलिसिस। अब हीमोडायलिसिस क्लीनिंग द ब्लड। हीमोडायलिसिस मीन है क्लीनिंग द ब्लड, यानी पेशेंट का जो ब्लड है उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट यानी यूरिया बढ़ चुका है, अब वो यूरिया को रिमूव किया जाएगा हीमोडायलिसिस के अंदर। अब यही क्या कहलाएगा, क्लीनिंग द ब्लड। In this procedure, blood is circulating through a machine which contains dialyzer, also called artificial kidney। इस तरह के प्रोसेस के अंदर हम ब्लड को क्या है सर्कुलेट करेंगे डायलाइजर के अंदर, ठीक है, ब्लड को डायलाइजर में से गुजारेंगे, और यही डायलाइजर क्या है, आर्टिफिशियल किडनी है। बेटा ये डायलाइजर दिखाया गया है, ये वो टोटल मशीन है। अब इस मशीन के अंदर ये डायलाइजर है, ये देखें डायलाइजर, ये आर्टिफिशियल किडनी है। अब इस डायलाइजर के अंदर ये पेशेंट का ब्लड सर्कुलेट करवाया जाएगा। फिर देखें डायलाइजर है टू स्पेसेस सेपरेटेड बाय थिन मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर टू स्पेसेस हैं, एक स्पेस के अंदर क्या होगा, डायलिसिस फ्लूइड होगा, और दूसरी ये देखिए डायलिसिस फ्लूइड इन डायलाइजर। अब दूसरे स्पेस के अंदर जो पेशेंट का क्या होगा, ब्लड होगा। अब उस ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट, ये यूरिया वगैरह और वाटर
की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है। फिर देख लेते हैं, blood passes from one side of the membrane and dialysis fluid on the other side। अब देखें dialysis fluid इधर से गुजर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, और उसके साथ साथ ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है। इन दोनों को जो सेपरेट कर रही है एक मेम्ब्रेन है। वो मेम्ब्रेन क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोवाइड कर रही है। वो मेम्ब्रेन क्या है, परमिएबल मेम्ब्रेन है। देखें, द वेस्ट एंड एक्सेस वाटर पास फ्रॉम द ब्लड थ्रू द मेम्ब्रेन इनटू द डायलिसिस फ्लूइड। अब वेस्ट और उसके साथ साथ एक्सेस वाटर जो होगा, यानी नाइट्रोजनस वेस्ट, जो इधर से नाइट्रोजनस वेस्ट और एक्सेस वाटर पास कर जाएगा मेम्ब्रेन के जरिए। मैंने कहा है कि वो मेम्ब्रेन परमिएबल है। अब वो वेस्ट और उसके साथ साथ वाटर इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ चुका है। अब ये डायलिसिस फ्लूइड ऊपर से हम फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड डालते जा रहे हैं और नीचे से डायलिसिस फ्लूइड को रिमूव करते जा रहे हैं। इधर से जो ब्लड है वो ब्लड क्या क्लीन होके दोबारा किस में, पेशेंट के अंदर जा रहा है। हम रिपीट कर लेते हैं, पेशेंट से ब्लड लिया, अब इस ब्लड के अंदर क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट और एक्सेस वाटर है। अब ये डायलाइजर के अंदर आया है, डायलाइजर इस ब्लड को सेपरेट करेगा एक मेम्ब्रेन के जरिए। मेम्ब्रेन की दूसरी साइड के क्या होगा, डायलिसिस फ्लूइड होगा। अब ये मेम्ब्रेन के यानी ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट और एक्सेस वाटर किस मेम्ब्रेन के जरिए डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ चुके हैं। अब डायलिसिस फ्लूइड इधर से फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड डालते जा रहे हैं, दूसरे से ही वो जो है इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट और एक्सेस वाटर है रिमूव करते जा रहे हैं। इस तरह ब्लड ऊपर की तरफ क्लीन हुआ ब्लड पेशेंट के अंदर इंसर्ट किया जा रहा है, ठीक है। ये था हेमोडायलिसिस का तरीका। नेक्स्ट वन हम देखते लेते हैं एब्डोमेन वाला, यानी पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल का लफ्ज पेरिटोनियम से लिया गया है। ये पेरिटोनियल एब्डोमेन के अंदर क्या है, एक थिन लेयर है। देख लेते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। जो हमने पीछे काम किया है, पीछे प्रिंसिपल देखा है, उस तरह सेम प्रिंसिपल के तहत ये पेरिटोनियल डायलिसिस काम करता है, एक्सेप्ट दैट एब्डोमेन हैज ए पेरिटोनियल कैविटी। लेकिन इसमें एक है कि एब्डोमेन के अंदर पेरिटोनियल कैविटी होगी, ठीक है। अब ये पेरिटोनियल कैविटी लाइन बाय ए थिन एपिथेलियम, यानी थिन लेयर के जरिए ये लाइन होगी, उसको क्या कहेंगे, पेरिटोनियम, ठीक है। पेरिटोनियल कैविटी इज फिल्ड विद डायलिसिस फ्लूइड दैट एंटर द बॉडी थ्रू ए कैथेटर। अब ये जो पेरिटोनियल कैविटी है बेटा, ये टोटली पेरिटोनियल कैविटी है। अब इस पेरिटोनियल कैविटी को सेपरेट, इसके अंदर एक थिन लेयर मेम्ब्रेन है। वो थिन लेयर मेम्ब्रेन किसका काम करेगी, पेरिटोनियम का, ठीक है। अब वो थिन लेयर मेम्ब्रेन क्या है, पेरिटोनियम है, वो किसका काम करेगी, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का। अब सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करते हुए यानी वो डायलिसिस फ्लूइड और ब्लड दोनों को सेपरेट रखेगी। अब देखें, एक्सेस वाटर एंड वेस्ट पास थ्रू द पेरिटोनियम इनटू द डायलिसिस फ्लूइड। अब वो जो मेम्ब्रेन थी, अब उस मेम्ब्रेन के जरिए ब्लड में से एक्सेस वाटर और वेस्ट उस मेम्ब्रेन के जरिए डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ जाएंगे। फिर क्या किया जाएगा, दिस अब वो डायलिसिस फ्लूइड है वो दूसरे बैग, एम्प्टी बैग के जरिए रिमूव कर दिया जाएगा। और ये तरीका सिवरल टाइम्स ए डे, एक दिन के अंदर कई मरतबा किया जाता है। हम देख लेते हैं, इसको रिपीट कर लेते हैं। ये डायलसेट है। अब ये डायलसेट क्या है, डायलाइजर फ्लूइड है। अब ये डायलाइजर फ्लूइड इंटर किया जा रहा है कैथेटर के जरिए, ये सिरिंज वगैरह के जरिए एब्डोमेन कैविटी के अंदर इंटर किया जाता है। ये एब्डोमेन कैविटी क्या है, पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है। ये एब्डोमेन कैविटी कौन सी जगह है, पेरिटोनियल कैविटी है। ये पेरिटोनियल कैविटी लाइन की गई है थिन मेम्ब्रेन के जरिए। वो थिन मेम्ब्रेन क्या है, पेरिटोनियम। अब ये पेरिटोनियम डायलिसिस फ्लूइड और ब्लड दोनों को सेपरेट कर रही है। अब ये दूसरी साइड पे है एम्प्टी बैग है। अब ये देखें, अब पेरिटोनियम ने डायलिसिस फ्लूइड और उसके साथ साथ ब्लड को सेपरेट किया है, लेकिन इस पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के जरिए ये देखें कि वेस्ट वाटर, एक्सेस वाटर, उसके साथ साथ वेस्ट नाइट्रोजनस क्या है मटेरियल, अब इसमें किसके अंदर आ चुका है, डायलसेट के अंदर, यानी डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ चुका है। अब ये जो एक्सेस वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ चुका है, किसके जरिए, पेरिटोनियम के जरिए। ये देखें, वेस्ट फ्लूइड एंड केमिकल किस में अंदर आ चुके हैं, डायलिसिस फ्लूइड। अब ये डायलिसिस फ्लूइड क्या है, दोबारा कैथेटर के जरिए अब दूसरे बैग, एम्प्टी बैग के अंदर आ जाएगा। यही एम्प्टी बैग अब भर चुका है।
यानी डायलिसिस फ्लूइड इधर से फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड आ रहा है, वो डायलिसिस फ्लूइड सेपरेट किया जा रहा है पेरिटोनियम के जरिए। अब दूसरी साइड से ब्लड आ रहा है, अब ब्लड में से एक्सेस वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट जो है मेम्ब्रेन के जरिए डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ जाएंगे। अब डायलिसिस फ्लूइड वही डायलिसिस फ्लूइड कैथेटर के जरिए क्या है रिमूव कर दिया जाएगा, इधर से इंसर्ट किया जा रहा है, इधर से रिमूव कर दिया जा रहा है। ये था पेरिटोनियम डायलिसिस। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा इधर तक ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। ओके, अल्लाह हाफिज।